बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेज़र्स एंड ऑप्टिक्स के कोर्स में आज हम थ्रेशोल्ड गेन को डिस्कस करेंगे। थ्रेशोल्ड गेन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी। यहाँ पे हम इसको क्वांटिटेटिवली डिस्कस करेंगे। और थ्रेशोल्ड गेन को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक आइडिया अपना क्लियर कर लेते हैं। वो आइडिया क्या है जी? बेसिकली जब हम कैविटी की बात करते हैं, जो कि हमने पहले भी बात की थी, तो कैविटी बेसिकली एक असेंबली है। और इस असेंबली के अंदर हमारे पास मेन जो होता है वो पहले तो एक्टिव मीडियम होता है। ये एक्टिव मीडियम पूरी कैविटी के अंदर भी हो सकता है और इसकी लेंथ कैविटी की लेंथ से कम भी हो सकती है। कैविटी के दोनों सिरों पर मिरर लगे होते हैं। ये कैविटी और ये मिरर मिलकर रेजोनेटर का काम करते हैं। रेजोनेटर का काम क्या है? बेसिकली ये एक्टिव मीडियम में पॉपुलेशन इन्वर्जन की मदद से उतनी इंटेंस लेज़र जनरेट नहीं हो पाती जितनी कि हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन और स्टिमुलेटेड मिशन के रिज़ल्ट के तौर पर हमें जो बीम मिलती है वो इतनी इंटेंस नहीं होती एक्टिव मीडियम में से। तो हम क्या करते हैं, और फिर यह है कि कंटिन्यूटी जनरेट करने के लिए, कि लेज़र एक्शन सस्टेन करने के लिए, कि मुसलसल लेज़र जनरेट होती रहे, हमें स्टिमुलेटेड मिशन के लिए मुसलसल फ़ोटॉन चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं, जो फ़ोटॉन यहाँ पे जनरेट होते हैं उन फ़ोटॉन्स को, यानी कि एक्टिव मीडियम में से स्टिमुलेटेड मिशन के नतीजे में और पॉपुलेशन वर्जन के नतीजे में फ़ोटॉन जनरेट हुए, वो फ़ोटॉन जो है यहाँ पे मौजूद कैविटी के रेजोनेंस प्रोसेस में, यानी कि इस मिरर से रिफ़्लेक्ट होंगे तो वापस आएंगे। तो तब तक एक्टिव मीडियम के अंदर मौजूद मज़ीद एटम जो हैं वो पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन में आ चुके होंगे। तो फिर ये फ़ोटॉन उनको दोबारा से स्टिमुलेटेड मिशन की मदद से डीक्साइट करेंगे और फ़ोटॉन मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी कि अगर पहले 3 फ़ोटॉन थे तो अब तकरीबन कम से कम 6 फ़ोटॉन जो है वो जनरेट हो जाएंगे। तो फिर इसी तरह से इस मिरर से भी रिफ्लेक्शन के बाद 6 फोटॉन वापस आएंगे, तो वो मज़ीद एटम्स को स्टिमुलेटेड मिशन की मदद से डीक्साइट करेंगे और मज़ीद फ़ोटॉन जो है वो जनरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से 6 के साथ 6 अगर और हो जाएं तो 12 हो जाएंगे, तो फ़ोटॉन मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो बेसिकली कैविटी का, या जिसको हम रेजोनेटर कह रहे हैं, इसका जो काम है वो यहाँ पे यही है कि ये फ़ोटॉन मल्टीप्लिकेशन का काम करता है और हमें फिर एक प्रॉपर इंटेंस बीम हासिल होती है, जो कि हम जितनी इंटेंसिटी की हम लेज़र बीम चाहते थे। इसके साथ साथ हमने बात की थी कि क्योंकि हमें एक शार्प फ्रीक्वेंसी रेंज में चाहिए, यानी कि नैरो बैंडविड्थ में फ्रीक्वेंसी रेंज चाहिए ताकि मोनोक्रोमेटिसिटी की कंडीशन जनरेट हो सके, तो हम इस रेजोनेटर की या कैविटी की लेंथ फिक्स रखते हैं। इसके बारे में भी हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो मैं बात कर रहा था कि एक्टिव मीडियम की जो लेंथ है ये कैविटी के बराबर हो भी सकती है और कैविटी से कम भी हो सकती है। सॉलिड स्टेट लेज़र्स में, यानी कि अगर हम एक्टिव मीडियम सॉलिड स्टेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो नॉर्मली सॉलिड स्टेट्स में लेंथ जो है वो तकरीबन वही होती है जो कैविटी की लेंथ होती है। और हम मिरर्स जो हैं बिल्कुल सॉलिड की बाउंड्री पर रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस की बेस पर जो है वो जनरेट कर लेते हैं, यानी कि यहीं पे मिरर जो है वो हम लगा लेते हैं। तो लेकिन गैस या लिक्विड के केस में जो है हमारे पास जो एक्टिव मीडियम होता है ये एक्टिव सेल के अंदर या कैविटी सेल के अंदर होता है, तो उस, या लेज़र सेल के अंदर होता है, तो उस सेल की लेंथ जो है आमतौर पर कैविटी की लेंथ से कम होती है। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि हमने जो है वो यहाँ पे लेज़र एक्शन सस्टेन करवाना है, तो उसके लिए हमें इंटरनली मुसलसल जो है वो फ़ोटॉन चाहिए ताकि स्टिमुलेटेड मिशन का प्रोसेस जारी रहे और साथ में फ़ोटॉन मल्टीप्लिकेशन होती रहे रेजोनेंस की बेस पर। तो यानी कि ऑसिलेशन से मुराद ये है कि जो फ़ोटॉन होंगे वो बार बार इन दो मिरर्स के दरमियान में मूव करेंगे रिफ्लेक्शन की बेस पर। तो फिर अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें, और फिर ये इनमें से एक मिरर जो है वो पार्शली रिफ्लेक्टिंग होता है, पार्शली ट्रांसमिटिंग होता है, तो वो लेज़र का कुछ पार्ट जो है वो आउटपुट के तौर पर बाहर ट्रांसफ़र करता है। तो तकरीबन जितनी लेज़र अंदर जनरेट हो रही होती है उसका 20 से 15% तक बाहर ट्रांसमिट किया जाता है आउटपुट के तौर पर। बाकी तकरीबन 80 to 85% को अंदर ही सस्टेन किया जाता है, अंदर ही बाउंड किया जाता है, ताकि इंटरनली जो है वो लेज़र प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहे। तो अब अंदर जो फिनोमेना हो रहा है वो हो रहा है रिफ्लेक्शन का मिरर्स के दरमियान, और फिर एक लेंस के ऊपर यह दूसरा जो मिरर है ये टोटली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है। तो एक मिरर के ऊपर सिर्फ रिफ्लेक्शन के साथ साथ ट्रांसमिशन का फिनोमेना भी हो रहा है।
हम जानते हैं कि ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है इनका सम 1 के बराबर है अगर एनर्जी लॉसेस ना हो। यहाँ पे कुछ एनर्जी लॉसेस होते हैं, वो क्या होते हैं? एक तो यह है कि मिरर्स जो हैं वो कुछ अब्जॉर्प्शन कर सकते हैं या इनके एटम थर्मल एक्साइटेशन की वजह से स्कैटरिंग का प्रोसेस जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो फिर दूसरा यह है कि मिरर और कैविटी के एटम्स जो हैं वो अब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी यानी कि अब्जॉर्ब भी कर सकते हैं कुछ रेडिएशन को, कुछ लेज़र को जो कि प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे फोटॉन्स। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ लाइट जो है वो यहाँ से इन फेज़ ना होने की वजह से कैविटी से बाहर भी चली जाती है पैरेलल वाल से। तो फिर इस तरह से अगर हम लॉसेस का कोएफिशिएंट ऐड अप कर लें तो फिर हमारे पास रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट और लॉसेस का कोएफिशिएंट जिसको हम स्कैटरिंग कोएफिशिएंट कह रहे हैं, इनको सम अप करें तो ये 1 के बराबर आना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं सिर्फ अगर रिफ्लेक्शन की बेस पर बात करते हैं तो हम पहले ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो कैविटी है उसके अंदर एक यहाँ पे मिरर लगा हुआ है और एक मिरर यहाँ पे लगा हुआ है। ऑप्टिकल एक्सिस हम जी एक्सिस ले लेते हैं और जी एक्सिस के लॉन्ग ये वाला पहले वाला जो मिरर है ये हम कहते हैं कि z इज़ इक्वल टू 0 पोजीशन पे है। सेकंड वाला मिरर जो है z इज़ इक्वल टू l पोजीशन पे है, जबकि l कैविटी की टोटल लेंथ है। अगर हम पहले वाले मिरर के कोएफिशिएंट्स डिफ़ाइन करें तो ये आ जाएंगे R1, T1 और S1। दूसरे वाले के आ जाएंगे R2 फिर T2 फिर S2। और अब मैं ये सपोज करता हूँ कि एक बीम जो है वो मिरर 1 से जा रही है मिरर 2 की तरफ, और ये बीम जो है क्योंकि पॉजिटिव जी एक्सिस की तरफ जा रही है इसलिए मैं इसको आई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो यह एक फ़िक्स फ्रीक्वेंसी की बीम है, फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे न्यू के सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बीम जो है वो इस मिरर 2 से मिरर 1 की तरफ आ रही है। अब यह बीम क्योंकि नेगेटिव जी एक्सिस की तरफ आ रही है तो इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं आई नेगेटिव से। ये भी फ़िक्स फ्रीक्वेंसी की है लेज़र की मोनोक्रोमेटिसिटी कंडीशन की बेस पर। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो आई पॉजिटिव है, अगर हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करें तो आई पॉजिटिव जनरेट हो रही है मिरर 1 से। मिरर 1 से अगर आई पॉजिटिव जनरेट हो रही है तो किस बेस पर जनरेट हुई? यहाँ पे अब मैं न्यू का सिंबल नहीं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी का, जस्ट आई पॉजिटिव। आई से मराज यहाँ पे इंटेंसिटी है बीम की। तो आई पॉजिटिव जनरेट हो रही है 0 पे। ये बेसिकली हमारी स्टार्टिंग कंडीशन है जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की। तो यहाँ पे ये किस बेस पर जनरेट हो रही है? आई नेगेटिव के कुछ पार्ट के रिफ्लेक्ट होने की वजह से। तो फिर इस तरह से आई पॉजिटिव एट 0 जो है ये बराबर होगी R1 इंटू, चलें ये मैं ब्रैकेट लिख ही देता हूँ, इंटू आई नेगेटिव एट 0। आई नेगेटिव एट 0 पे रिफ्लेक्ट हो रही है तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आएगा, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या बन रहा है हमारे पास? आई पॉजिटिव 0 पे। अच्छा, ये पहली बाउंड्री कंडीशन हो गई। इसके बाद अगर हम दूसरी बाउंड्री कंडीशन की बात करें तो वो हम मिरर 2 पे की बाउंड्री पे देखेंगे। यहाँ पे क्या चीज़ हमें जनरेट होकर मिल रही है? आई नेगेटिव। तो आई नेगेटिव जो है ये एल पे जनरेट हो रही है, और ये किस वजह से जनरेट हो रही है? ये आई पॉजिटिव की रिफ्लेक्शन की वजह से जनरेट हो रही है एल पे। और यहाँ पे मिरर जो है वो सेकंड मिरर है तो उसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट R2 आ जाएगा। ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन हो गई स्टूडेंट्स। एक चीज़ जो हमने देखी वो ये देखी कि यहाँ पे टोटल इंटेंसिटी चेंज हो रही है। अगर टोटल इंटेंसिटी चेंज हो रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटेंसिटी इन वन डायमेंशनल स्पेस जो है यानी कि DI/DZ ये बराबर होगा अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी के। तो अगर हम पॉजिटिव बीम की बात करें तो DI पॉजिटिव जो है डिवाइड बाई DZ दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू आई पॉजिटिव। अच्छा, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वेशन में चेंज करना चाहें तो हमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो DI पॉजिटिव ओवर DZ इज़ इक्वल टू G न्यू इंटू आई पॉजिटिव, और यह जी न्यू जो है ये यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पर बिहेव कर रहा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगी। क्या करेंगे? DI पॉजिटिव और आई पॉजिटिव को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इज़ इक्वल टू जी न्यू इंटू सॉरी यहाँ पे DZ आएगा। तो DZ को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट किया, मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमारे पास ये आ जाता है आई पॉजिटिव एट Z
यानी कि किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी पोजीशन पे इज़ इक्वल टू आई पॉजिटिव एट ज़ीरो एक्सपोनेंट। अब ये बाउंड्री कंडीशन की बेस पर है आई ई रेज टू पावर जी। अब मैं जी के साथ न्यू नहीं लिखूंगा जो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करे, जी इंटू जी। अच्छा, इसको मैं इक्वेशन 3 कह लेता हूँ। ये मैंने पॉजिटिव के लिए बनाई है। अगर हम नेगेटिव के लिए इक्वेशन बनाएं तो नेगेटिव के लिए तो रेट ऑफ चेंज कुछ इस तरह से बनेगा, डी आई नेगेटिव ओवर डी जी इज़ इक्वल टू माइनस जी न्यू इंटू आई नेगेटिव। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाता है आई नेगेटिव एट जी इज़ इक्वल टू आई नेगेटिव एट एल। आई नेगेटिव की मैक्सिमम वैल्यू एल पे हमने देखी थी जहाँ पे ये जनरेट हो रही थी। एक्सपोनेंट ऑफ, यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंट को ई की फॉर्म में लिखने की बजाय ई एक्स पी की फॉर्म में लिख दिया, तो हमारे पास आ जाएगा जी। अब मैं इसके साथ न्यू नहीं लिख रहा, इनटू एल माइनस जी। ये बाउंड्री की कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन की बेस पर हमारे पास आया। चाहे ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 4। अब जो हमारे पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है ये आपको नज़र आ रही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटेंसिटी के लिए हमने सॉल्व की हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। अच्छा, अब अगर पहली इक्वेशन में जी की जगह हम एल पुट कर दें तो यानी कि हम कहें कि आई पॉजिटिव ज़ीरो पे जनरेट हो रही थी तो एल पे जाके उसकी क्या वैल्यू होगी, तो आई पॉजिटिव एट एल यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्वेशन 3 की मैं बात करूँ, आई पॉजिटिव एट एल इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगी आई पॉजिटिव एट ज़ीरो ई रेज टू पावर जी, और जी की जगह फिर से आ जाएगा एल। इक्वेशन नंबर 5 कर लेंगे। और इसी तरह से अगर इक्वेशन 4 में जी की जगह ज़ीरो पुट कर दें, यानी कि ये एल पे जनरेट हो रही थी तो ज़ीरो पे जाके इसकी क्या वैल्यू होगी, तो आई नेगेटिव एट ज़ीरो इज़ इक्वल टू आई नेगेटिव एट एल। जी की जगह हम जो है वो ज़ीरो पुट कर रहे हैं, एक्सपोनेंट ऑफ जी इंटू एल, यहाँ पे जी ज़ीरो हो गया। अच्छा, ये इक्वेशन 6 हो गई। अब ज़रा गौर करें कि आई पॉजिटिव एट एल और आई नेगेटिव एट ज़ीरो, यहाँ पे आई पॉजिटिव एट ज़ीरो और आई नेगेटिव एट एल, तो हमने इससे पहले बाउंड्री कंडीशंस भी डिफ़ाइन की थी। तो अगर इन इक्वेशंस को बाउंड्री कंडीशंस की इक्वेशंस के साथ कंपेयर करें, या चले कंपेयर करने की बजाय हम दूसरा मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं कि हम सब्स्टिट्यूशन करते जाते हैं। हमारे पास पहली बाउंड्री कंडीशन थी आई नेगेटिव एट ज़ीरो, आई नेगेटिव एट ज़ीरो इज़ इक्वल टू, ये एक्चुअली सेकंड बाउंड्री कंडीशन हो गई थी, इज़ इक्वल टू, या पहली आर वन आई पॉजिटिव एट ज़ीरो थी, पहली कंडीशन ही हम लेंगे, आई पॉजिटिव एट ज़ीरो इज़ इक्वल टू आर वन इंटू आई नेगेटिव एट ज़ीरो। अच्छा, अब आई नेगेटिव एट ज़ीरो के लिए जो हमने इक्वेशन नंबर 6 बनाई हुई है उसकी राइट साइड सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आर वन एज इट इज़ आ जाएगा इंटू आई नेगेटिव एट एल एक्सपोनेंट। अब ये मैं इक्वेशन 6 से जो है वो कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोनेंट ऑफ जी एल। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इस मज़ीद हम देखते हैं कि हमारे पास जो है आर वन मैंने लिख लिया, हमारे पास जो आई नेगेटिव एट एल जो है ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन के मुताबिक ये बराबर है, चलें पहले तो इसको मैं रीअरेंज करके लिख लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक्सपोनेंट को ई की फॉर्म में लिखता हूँ रेज़ पावर जी एल, और साथ में फिर हम लिख लेते हैं आई नेगेटिव एट एल। अच्छा, अब हम बात करते हैं आई नेगेटिव एट एल जो है ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन के मुताबिक इसकी अगर हम सब्स्टिट्यूशन करें, यानी कि यहाँ पे आई नेगेटिव एट एल की जगह इक्वेशन 2 से सब्स्टिट्यूशन करें, तो सॉरी मैं नीचे लिख के सब्स्टिट्यूट करता हूँ, इज़ इक्वल टू आर वन वैसे ही आ गया, ई रेज पावर जी एल वैसे ही आ गया, इनटू आई नेगेटिव एट एल की जगह सेकंड इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा आई पॉजिटिव एट एल, सॉरी यहाँ पे R2 भी आएगा, R2 आई पॉजिटिव एट
एल। अच्छा, इसको R2 को बाहर लिख लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा R1 R2 ई रेज़्ड पावर जी एल इंटू आई पॉजिटिव एट एल। अब आई पॉजिटिव एट एल के लिए हमने इक्वेशन नंबर बनाई थी 5, इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 से हम आई पॉजिटिव एट एल की सब्स्टिट्यूशन करें यहाँ पे, तो हमारे पास फिर आई पॉजिटिव एट ज़ीरो, लेफ्ट साइड पे हमारे पास आई पॉजिटिव एट ज़ीरो आ रहा है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा R1, सॉरी यहाँ पे मैंने R11 ही लिख दिया, ये R2 आएगा, R1 R2 जी रेज़ टू सॉरी ई रेज़ टू पावर जी एल। और फिर हमारे पास आई पॉजिटिव एट एल की जगह आ जाएगा आई पॉजिटिव एट ज़ीरो ई रेज़ टू पावर जी एल। तो फिर से थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करेंगे, आई पॉजिटिव एट ज़ीरो इज़ इक्वल टू आई R1 R2 और फिर आ जाएगा ई रेज़, देखें कि ई रेज़ पावर जी एल यहाँ पर भी है, ई रेज़ पावर जी एल यहाँ पर भी है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स आपस में एडअप होकर हमारे पास आ जाएगा ई रेज़ पावर 2GL और साथ में आ जाएगा आई पॉजिटिव एट ज़ीरो। अब देखें कि लेफ़्ट साइड पे भी आई पॉजिटिव एट ज़ीरो है, अगर हम शिफ्ट करें राइट साइड से आई पॉजिटिव एट ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे, तो ये आपस में डिवाइड होकर हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। तो फिर ये आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू R1 R2 ई रेज़ पावर 2GL, या इसको हम रीराइट करते हैं तो ई रेज़ पावर 2GL, R1 R2 को शिफ्ट किया तो ये 1 ओवर R1 R2 आ जाएगा। अब अगर हम नेचुरल लॉग लें तो 2GL इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर R1 R2। अब हम 2L को शिफ्ट कर दें राइट साइड पे तो G इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2L नेचुरल लॉग ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं R1 R2 रेज़ टू पावर -1, और ये कुछ इस तरह से आएगा। अब ये बाहर वाले पैरेंथेसिस नेचुरल लॉग के साथ जो हैं इनको ओपन करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, नेचुरल लॉग का जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो जाएगी 1 ओवर 2L, ये -1 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर नेचुरल लॉग की फॉर्म, यानी कि जब हम लॉग अप्लाई करते हैं तो पावर जो है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाती है, तो माइनस यहाँ पे आ गया इनटू नेचुरल लॉग R1 R2 आ गया हमारे पास। तो ये इक्वेशन बन गई। अभी इस इक्वेशन को हम मज़ीद थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसका हम नंबर दे देते हैं, इसको नंबर 7। अच्छा, अगर अब यहाँ पे हम एक अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं पहले, तो अगर R1 R2 जो है ये तकरीबन ये प्रोडक्ट 1 के करीब आ रहा है, तो फिर बेसिकली हम R1 R2 या इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 - x के बराबर, ठीक है। अच्छा, या फिर हम ये कर सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू 1 - R1 R2। अब देखें कि दोनों तरफ अगर हम नेचुरल लॉग लेंगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेचुरल लॉग x अगर हम लेंगे तो नेचुरल लॉग 1 - R1 R2 आ जाएगा। तो फिर अगर मैं इस पे टेलर सीरीज़ अप्लाई करूँ अप टू फर्स्ट ऑर्डर, तो मेरे पास नेचुरल लॉग 1 - R1 R2 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1 - R1 R2। और एक कंडीशन याद रखें कि R1 R2 प्रोडक्ट जो है ये राउंड अबाउट 1 के बराबर होना चाहिए, ताकि ये जो 1 - R1 R2 है इसकी वैल्यू जो है वो 1 से बहुत ही कम हो, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास फिर इक्वेशन 7 हमने जो बनाई थी, जो कि थी, चले मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, G इज़ इक्वल टू -1 ओवर 2L इंटू 1 - R1 R2, ये बनाई थी आई थिंक, सॉरी, या वो उसमें 1 नहीं था, उसमें नेचुरल लॉग था, और ये कुछ इस तरह से था। तो अब यही इक्वेशन हम ऊपर वाली अप्रॉक्सीमेशन जो हमने अप्लाई की है उसके लिहाज से फिर हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं 1 ओवर G इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2L। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक है कि बेसिकली इस इक्वेशन से पहले जो इक्वेशन थी
उस पर हमने अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई की। वो इक्वेशन क्या थी, वो नेगेटिव साइन से पहले थी, यानी कि जी इज़ इक्वल टू 1/2L नेचुरल लॉग R1 R2 रेज टू पावर -1, ये वाली इक्वेशन जो थी इस पर हमने अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई की। फिर इसके बाद हमने टेलर सीरीज अप्लाई की, तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ जाएगा जी इज़ इक्वल टू 1/2L इंटू, तो यहाँ पे हम नेचुरल लॉग 1 - R1 R2 की जगह हम पुट कर देंगे 1 - R1 R2। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। कंडीशन वही है कि रिफ्लेक्टिविटीज़ हाई होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिविटीज़ हाई होंगी तो हमारे पास ये R1 R2 प्रोडक्ट जो है ये 1 के क्लोज आएगा, क्लोज आएगा तो फिर 1 - R1 R2 क्वांटिटी जो है ये 1 से बहुत ही कम आएगी। अच्छा, अब एक चीज़ और है, फाइनल इक्वेशन पर पहुंचने से पहले, वो क्या है जो बिल्कुल हमने स्टार्ट में बात की थी कि सॉलिड स्टेट, अगर एक्टिव मीडियम हमारे पास सॉलिड स्टेट हो तो उसके केस में तो हमारा जो कैविटी लेंथ होती है वो मीडियम की लेंथ के बराबर ही होती है, गेन मीडियम या एक्टिव मीडियम के बराबर ही होती है। लेकिन लिक्विड और गैसेस के केस में मोस्टली जो है वो कैविटी की लेंथ जो है वो गेन एक्टिव मीडियम की लेंथ से ज़्यादा होती है। तो और फिर जो लिक्विड और गैसेस होती हैं एक्टिव मीडियम के तौर पर, वो एक सेल में होती हैं जिसको हमने एक्टिव सेल या गेन सेल कहा था। तो अब अगर गेन सेल की लेंथ जो है यानी कि एक्टिव मीडियम की लेंथ जो है वो स्मॉल एल है और कैविटी की लेंथ हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि स्मॉल एल जो है ये कैपिटल एल से कम है। तो फिर यहाँ पे कैपिटल एल की जगह हमें रिप्लेस करना पड़ेगा स्मॉल एल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गेन की, तो गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ एक्टिव मीडियम की लेंथ लेंगे, तो या गेन सेल की लेंथ लेंगे, तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा 1/2L इंटू 1 - R1 R2, तो ये आ जाएगा, ये इसको हम इक्वेशन 9 कह देंगे। तो स्टूडेंट्स एक इक्वेशन हमने 7 बनाई थी, एक इक्वेशन हमने 9 बनाई है। तो इक्वेशन 7 के मुताबिक भी अगर हम चलें तो हमारे पास G इज़ इक्वल टू कैपिटल एल की जगह स्मॉल एल लिख लेते हैं और हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग, ये नेचुरल लॉग R1 R2, और 7 इक्वेशन में यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा, तो ये इक्वेशन, चलें इसको हम 10 कह लेते हैं। तो फिर ये इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10 ये G की वैल्यू दे रहे हैं, और अब G पहले तो हमने कहा था कांस्टेंट है, तो अब हम G की तरफ आते हैं। बेसिकली ये G जो है ये गेन कोएफिशिएंट है, G क्या है, ये गेन कोएफिशिएंट है। तो ये गेन कोएफिशिएंट एक्चुअली हमें बताता है कि हम जो है वो कितनी इंटरनली जो है वो कितनी जो है वो ऑसिलेशंस रखें ताकि हमारे पास जो लेज़र एक्शन है वो सस्टेन रह सके, मुसलसल हमें लेज़र मिलती रहे। तो जो हमने बात की है कि 20 से 15% हम आउटपुट बाहर लेते हैं, तो किस बेस पर हमने कैलकुलेट की 20 से 15%, वो बेसिकली इसी गेन कोएफिशिएंट की बेस पर कैलकुलेट की। गेन कोएफिशिएंट हमें बताता है कि हमने इंटरनली लेज़र जो है वो कितनी जनरेट होनी चाहिए, उसमें से कितनी हम बाहर भेजें और अंदर कितनी जो है वो बाउंड करें, जो रिफ्लेक्ट हो के मुसलसल मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस या एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करे। तो ये चीज़ हमें ये गेन कोएफिशिएंट बताता है। तो और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि गेन कोएफिशिएंट हमें जो है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन भी बताता है कि बेसिकली कहीं पे भी किसी भी एक्टिव मीडियम में लेज़र जनरेट करने के लिए हमें उसमें कितने नंबर ऑफ़ एटम्स को पॉपुलेटली इन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि उनको ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन को कितना रखना पड़ेगा और अपर स्टेट की पॉपुलेशन कितनी बनानी पड़ेगी ताकि प्रॉपर जो है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन हो सके और हमें लेज़र अचीव हो सके। तो ये जो गेन कोएफिशिएंट है जिसको मैंने G से रिप्रेजेंट किया है, इसको G न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको G ऑफ T से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिकली गेन कोएफिशिएंट है और ये हमें बताता है कि थ्रेशोल्ड कंडीशन क्या होगी, जिसकी हमने पहले बात की थी कि बेसिकली ये वो कंडीशन है जिसकी बेस पर हम कहते हैं कि कम से कम इतनी जो है वो हमारे पास लेज़र जनरेट हो और उसके बाद इसमें से इतनी बाहर जाए और इतनी जो है वो मीडियम के अंदर रहे ताकि लेज़र एक्शन जो है वो कंटिन्यू रह सके। तो आई होप कि आपको थ्रेशोल्ड गेन का और गेन कोएफिशिएंट का आइडिया क्लियर हो गया होगा।
थैंक यू वेरी मच।